गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर था आपका 4th और उसका नेम था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि एटम की असल में स्ट्रक्चर कैसी होती है, दिखने में कैसा होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके बाहर क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है इसके बारे में था और हमने इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया था उसके बारे में, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी। और आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन, उन्होंने पूरी दुनिया को अपना खुद का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, उसके बारे में बताया था कि उसके अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे, ठीक है, कुछ पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत थी, कहीं ना कहीं वो फेल हो रहा था, क्योंकि आगे जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने जो डिस्कवरी की वो उनके कंपैरिजन में और वो उनके साथ फिट नहीं बैठ रहे थे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये इसी चीज़ को लेके आपके एक साइंटिस्ट आए थे नेक्स्ट, जिनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका नाम था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा उनके बेसिस पर जो उन्होंने बताया, लेकिन उनको जो रिजल्ट मिले वो कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट मिले और यही रीज़न था कि वो फेल हो गया। और हम एग्जैक्ट जानेंगे कि क्यों ये फेल हो गया था। ठीक है, आपका जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ओके, तो ये जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आ रहे हैं ये असल में ऐसा छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं है, काफ़ी दिग्गज साइंटिस्ट है, लेजेंड है अपने फील्ड के, और इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, इन्होंने असल में न्यूक्लियर जो होता है उनकी डिस्कवरी की थी। ओके, अच्छा चलिए तो इसके स्टार्ट कर लेते हैं। इन्होंने क्या बोला और ये एटम को किस नज़र से देखते हैं। ठीक है, अभी तक आपको जो जे थॉमसन था उन्होंने बताया कि एटम जो होता है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर पॉजिटिव आयन भरे पड़े रहते हैं और बीच बीच में जैसे कि आपका वाटरमेलन के अंदर तरबूज होते हैं, ऐसे ही एटम के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे बीच में धसे हुए रहते हैं। ठीक है, जस्ट फिटेड होते हैं ऐसे नॉर्मल, ये उन्होंने बताया। अब इस बेस पर आपके रदरफोर्ड जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, उसको समझ लीजिए उसके अंदर उन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो उन्होंने एक थिन शीट ली गोल्ड की, मतलब उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, आपको सोना होता है ना गोल्ड फॉइल, उसकी एक पतली शीट ली और उसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया। अगर आप मैं उसकी विड्थ बताऊं तो उसकी विड्थ थी करीब 10⁻⁻7 मीटर, जो कि 1 मीटर का इतना हिस्सा है। ठीक है, 1 मीटर का इतना हिस्सा, इतनी मीटर, यानी कि बहुत पतली एक गोल्ड की बहुत पतली एक शीट ली उन्होंने और उसको एक जगह स्टैंड लगाकर उसको सेट कर दिया। ठीक है, उन्होंने गोल्ड की ही शीट क्यों ली? क्योंकि गोल्ड ही एकमात्र उस टाइम पे ऐसा एलिमेंट था जिसकी आप बहुत ज़्यादा पतली शीट बना सकते और वो टूटेगा भी नहीं। बाकी एलिमेंट थे उनकी शीट तो बना सकते थे, लेकिन जैसे जैसे पतली करते जा रहे थे ना वो टूटती हुई जा रही थी। ठीक है, ब्रेक हो रही थी, बीच में क्रैक्स वगैरह आ रहे थे, तो वो एक्सपेरिमेंट अपना फिर जो हम असल में जो रिजल्ट चाह रहे थे वो उस तरह परफॉर्म हो नहीं पाता। इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ली जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट मिले। अच्छा, गोल्ड फॉइल असल में ऐसी है दिखने में, नॉर्मल ऐसी थी, लेकिन अगर मैं इसको एटॉमिक लेवल पे बताऊं तो इसके अंदर कितने एटम एक साथ जुड़े हुए हैं। एक जो आप छोटा सा पीस ले लो, मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं जूम करके दिखाऊं बड़ा करके तो वो कुछ इस तरह रहेगा कि इसमें करीबन 3 एटम एक साथ इस तरह जुड़े हुए हैं और इस तरह करके एक शीट बना रहे हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा पॉइंट मैंने लिया है वो पॉइंट असल में ये है, ये 3, यानी ये 3 दिखा रहे हैं कि 3 एटम एक साथ एक के बाद एक रुके हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, मतलब इतनी पतली शीट बना ली आपने कि आप 3 एटम जितनी उसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा पतली चीज़ है। चलिए अब मैं इसको चलिए इसको रख ही लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं तो इसको। ठीक है, शीट इसी को कंसिडर कर सकते हो आप, मैं उसको थोड़ा जूम करके बड़ा करके बता रहा हूँ। मैंने बताया ना 3 एटम की शीट थी, इतना पतला उन्होंने कर लिया था, एक दूसरे में मिल नहीं रहे तो बनाने में थोड़ी गलती हो रही है बस, है ना, फ्री हैंड है ना इसलिए। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, ये एक इतनी पतली शीट ले ली, अब उन्होंने लिए अल्फा पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन आना सही कि सर व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स। अगर आप हीलियम के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन
दो न्यूट्रॉन, अभी बताएंगे क्या होता है। ये न्यूट्रॉन आपने शायद पहली बार सुना हो, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और साथ में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हीलियम के अंदर होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट इसका एटॉमिक मास होता है। अब अगर आप हीलियम के एक एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें, ठीक है, अगर आप हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले तो ये हीलियम का पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। He+2 लिखने का मतलब है कि हीलियम के अंदर से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। ठीक है, हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए। अब जब इस हीलियम के अंदर से आपने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अब जो ये आयन बना इसको बोला जाएगा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अगर आप हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लो तो वो बिहेव करेगा एज ए अल्फा पार्टिकल। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 4 यूनिट। अच्छा, ठीक, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना। इसको याद रखना क्या है ये, उन्होंने लिए अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल्स, काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल्स लिए और इस शीट के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार किया, मतलब उसके ऊपर दागा, उनको इसकी तरफ फेंका, उनको काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल्स, सही, हजारों लाखों पार्टिकल इनके ऊपर फेंके उन्होंने। पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे थे तो उनको एक हैरान करने वाली चीज़ देखी, बहुत बहुत हैरान करने वाली चीज़ देखी। वो एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे, मैं बताऊँ, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएंगे और टकरा के वापस आ जाएंगे। ठीक है, या फिर अल्फा पार्टिकल जाएंगे तो इसके अंदर ना धंस जाएंगे वो, क्योंकि एटम ही तो है, एक छोटा, ये एक बड़ा एटम है और एक छोटा एटम है। ठीक है, गोल्ड का जो एटम होता है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, हीलियम का जो एटम है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा, वो अल्फा पार्टिकल जो है वो जब इसके पास आ रहे थे या तो उसमें धंस जाने चाहिए थे, जैसा कि उन्होंने बताया, है ना। इनके मॉडल के अकॉर्डिंग कैसा था, एक पार्टिकल अगर इसके ऊपर फेंकूँ तो या तो उसका धंस जाएगा या फिर इसको ब्रेक करके निकल जाएगा, मतलब ब्रेक इसको करेगा 2 टुकड़ों में टूट जाएगा या फिर इधर उधर गिर पड़ेगा, कैसे भी करके निकल जाएगा। ठीक है, जनरली उनका था कि वापस आ जाएगा वो, ठीक है, या फिर उसमें धंस जाएगा वो। लेकिन उनको एकदम हैरान करने वाली चीज़ देखी, और वो क्या थी कि जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर फेंके ना, तो वो मैक्सिमम, उनमें से मैक्सिमम करीब 98% जो पार्टिकल थे, 98% पार्टिकल वो इसको सीधे के सीधे निकल गए, इसको बिल्कुल कंप्लीट सीधे, इस तरह से बिल्कुल कंप्लीट सीधे के सीधे निकल गए बिना डेविएट हुए। अब उनमें से कुछ पार्टिकल्स थे, मैक्सिमम तो सीधे के सीधे निकल गए अल्फा पार्टिकल्स, उनमें से कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे मान लो कुछ पार्टिकल ऐसे गया, कुछ पार्टिकल ऐसे गए, इधर से आए और इस तरह चले गए। कुछ पार्टिकल्स ऐसे आए थे और इस तरह आ गए, वापस आ गए, है ना, इधर वापस आ रहे हैं इस तरह से। तो उन्होंने क्या देखा, मैक्सिमम पार्टिकल तो सीधे निकल गए। ठीक है, उनके अलावा कुछ पार्टिकल्स थे वो कुछ एंगल पर डेविएट हो गए, जैसे ये डेविएट होते हुए जा रहा है, पहले सीधा आ रहा था, यहाँ से डेविएट हो गया, यानी कि इसका जो पाथ था वो चेंज हो गया और ये ऊपर की तरफ चला गया। अब और कुछ पार्टिकल कैसे गए थे, आ रहे थे और वापस ही अपनी डायरेक्शन जहाँ से आ रहे थे वहाँ पर चले गए। लेकिन करीब करीब 12,000 पार्टिकल्स के अंदर एक पार्टिकल ऐसा था जिसने तो बिल्कुल कंप्लीट अलग रिजल्ट दिया था। और वो क्या था, वो पार्टिकल जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते, इस रास्ते पर आया था और उसी रास्ते पर, उसी पाथ पर वापस आ गया। अब ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये असल में, ये आपको सुनने में लग रहा है कि है, लेकिन ये एक इतना हैरान करने वाला चीज़ है कि एक पार्टिकल जिस पाथ पर गया है उसी पाथ पर वापस आ गया है। आपका रदरफोर्ड ने ये बोला था इस चीज़ को लेके, ओनली इस पार्टिकल को लेके ये बोला था कि ये एक ऐसा रिजल्ट है कि जैसे कि आपने एक काफ़ी 10-12 किलो का एक तोप का गोला लिया और उसको एक नॉर्मल पेपर के ऊपर हिट किया। ठीक है, नॉर्मल पेपर के ऊपर हिट किया, अब वो उस पेपर को हिट करके वापस आ गया है। ये एक ऐसा रिजल्ट था, नॉर्मल पेपर था और एक 10-12 किलो का गोला तोप का, उसने उनको हिट किया और हिट करके वापस आ गया। ये एक ऐसा रिजल्ट था जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने इसको समझा था। ठीक है, तो ये उनके लिए काफ़ी हैरान करने वाली चीज़ थी। अब उनको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट तो मिले नहीं मुझे, मैक्सिमम पार्टिकल सीधे क्यों निकल गए,
मैक्सिमम पार्टिकल सीधे क्यों निकल गए? जब इसमें से आ रहे हैं तो इसके अंदर धस जाने चाहिए थे वो, है ना। इधर से ये एक बड़ा पार्टिकल है, ये एक छोटा पार्टिकल है, इसके अंदर आप आएगा तो वो इसके अंदर धस जाना चाहिए था ना, या टुकड़े वुकड़े हो जाने चाहिए थे। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा था, मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे। अब इसका क्या रीज़न है? तो उनको थोड़ा आइडिया हुआ कि जो आपके जे थॉमसन थे उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है एटॉमिक मॉडल को बताने में, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस मॉडल को तो माना नहीं, अपना एक खुद का एटॉमिक मॉडल दिया, दुनिया का दूसरा एटॉमिक मॉडल, ठीक है। उसको उसी को बोला गया है आपका रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो आपको रिजल्ट मतलब जो इन्होंने किया था वो तो पता लग गया ना। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस थी 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, और गोल्ड का भी क्यों लिया? क्योंकि गोल्ड ही एक उस टाइम पर एकमात्र ऐसा उस टाइम पर क्या, इस टाइम पर भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप बहुत पतली शीट की फॉर्म में बना सकते हो और वो टूटेगा भी नहीं, ब्रेक भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने गोल्ड को लिए। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार किया उन्होंने किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अगर आप हीलियम एटम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तब जो बचेगा हीलियम एटम, उसको बोला जाएगा आपका अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपका अल्फा पार्टिकल था, उसके ऊपर उन्होंने बॉम्बार किया। अब बॉम्बार होते होते मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ एंगल पर डेविएट कर गए, जैसे इस एंगल पर डेविएट कर गया, ये इस एंगल पर डेविएट कर देगा, ये इस एंगल पर डेविएट कर गए, है ना, अपने पाथ से थोड़ा अलग डेविएट निकल गए, मतलब अलग पाथ पर चले गए। और उनमें से करीब 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि जिस पाथ पर गया था उसी पाथ पर वापस आ गया, यानी कि ये 180 डिग्री पर डेविएट हो गया, है ना। 180 डिग्री क्या होता है? सीधा का सीधा, ठीक है। जिस पाथ पर गया था उसी पाथ पर वापस आ गया। इस बेस पर मैंने इसका समरी कर दिया। इस बेस पर उन्होंने खुद का एक एटॉमिक मॉडल दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो गलत है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने खुद का एटॉमिक मॉडल दिया। अब इस रिजल्ट का उन्होंने मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया उनका, इसका उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला वो रिजल्ट देख लीजिए। ये जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मिल रहे हैं वो खाली एक टाइम पर ही पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आप एटम को कुछ अलग नज़रिए से देखें, वो कैसा रहेगा कि एटम एक इस तरह से स्ट्रक्चर होती है ना, एक राउंड शेप की स्ट्रक्चर होती है और उसके बिल्कुल सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी तो प्लस चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, आप ये लिखा था ना He+2, तो ये प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उन्होंने बोला ये भी पॉजिटिव चार्ज है और एटम के अंदर बिल्कुल सेंटर में भी एक ऐसा छोटा पॉइंट है जहाँ पर जो भी आपका मास रखा हुआ है या फिर जो भी आपके पार्टिकल्स रखे हैं उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज का और ये भी पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। अच्छा अब उन्होंने बताया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक जगह रुके नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वो इस तरह से, चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी खाली इसी को रखिए। एक एटम है उसके बीच में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है उसके बीच में। अब इस एक्सपेरिमेंट को वापस करके देखिए, उन्होंने इसको कई बार किया था फिर जाके रिजल्ट निकाला था, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और रिजल्ट निकला, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को वापस करके देखिए, ये एक बड़ा पॉजिटिव आयन है और एक छोटा पॉजिटिव चार्ज है, कोई पार्टिकल है, ठीक है। अब ये इसके पास आ रहा है, आपको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपील करते हैं, और नेगेटिव ये भी रिपील करते हैं। पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव इसके पास आएगा ये डेविएट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, रिपील करेगा तो वापस आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से जा रहा है तो सीधा निकल जाएगा, यहाँ से जा रहा है तो सीधा निकल जाएगा। मान लीजिए वापस ये इधर से आया तो हो सकता है कुछ इस तरह से डेविएट कर जाए, ठीक है। इस तरह जा रहा है तो इस तरह से डेविएट कर जाए, क्योंकि प्लस चार्ज तो है, इसके पास में प्लस चार्ज आ रहा है और इसके अंदर भी प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपील करेंगे, तभी ओनली तभी ये पॉसिबल है कि ये चार्ज जो है एक दूसरे से डेविएट कर जाए और ये अलग अलग एंगल पर निकल जाए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निकल जाए। और अगर आप एक ऐसा एटम लिया जो कि इसके एक्सिस के अलोंग आया है, एक्सिस के अलोंग मतलब कि अगर आप इसके ऐसा सीधी लाइन खींच दो, एक है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से जाते हो एक बिल्कुल सेंटर से जाते हो एक सीधी लाइन खींच दो और यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज को लेके इसके ऊपर फेंको तो ये जिस पाथ पर जाएगा उसी पाथ पर वापस आ जाएगा, ठीक है। ये वो पार्टिकल था जो कि आपको 180 डिग्री ये वाला जो मिला था, ठीक है। इन्होंने ये रिजल्ट इससे निकाले
ठीक है, क्योंकि अब अगर इस एटम को इस तरह आप देखते हो, इस तरह अगर आप एटम को देखते हो तभी पॉसिबल है कि जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये सेटिस्फाई हो पाया। क्यों? अब देखिए उन्होंने बोला कि एटम के अंदर एक बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा रहता है, ठीक है, और साथ में ये भी बोला उन्होंने कि एटम का मैक्सिमम पार्ट करीब 99.99% जो पार्ट होता है एटम का वो एम्प्टी होता है, खाली, और खाली है तभी तो ये अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल जा रहे हैं, ठीक है। और भी मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले इसका एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने एग्जैक्ट बोला था वो देख लेते हैं। उन्होंने बोला था कि एटम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एक राउंड शेप की स्ट्रक्चर होती है जिसके बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा रहता है, ठीक है। इस एरिया को इन्होंने बोला था न्यूक्लियस, ठीक है। और एटम का मैक्सिमम एरिया जो रहता है वो खाली रहता है। एटम करीब 99.999% जो एरिया रहता है, एरिया वो एम्प्टी होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो कि डिस्कवरी हो चुकी थी जे थॉम्सन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन एक इसमें धसे नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट में, कैसे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट में इसमें रोटेशन लगाते रहते हैं, एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं, किसका? न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, रोटेशन करते रहते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का भी पाथ बताया दिया था हमने, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट ऑन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ जो होता है उसमें ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो ये 2-4 पॉइंट थे जो कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से होकर के निकाले थे, ठीक है। उनके नज़र में जो एटम है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन एक उसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, और सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। बीच वाले बिल्कुल सेंटर को बोला था न्यूक्लियस। मैक्सिमम एरिया जो होता है एटम का वो खाली होता है, कितने % खाली रहता है? 99.999% एरिया जो खाली रहता है, ठीक है। और एटम का सारा मास, करीब सारा मास उसके न्यूक्लियस में रहता है, क्योंकि बाकी एरिया तो खाली है, तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज़्यादा कम होता है कि उसको आप नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जनरली मैक्सिमम एरिया खाली है तो उसका सारा मास कहाँ मिलेगा आपको? सेंटर में, ठीक है। और उस सेंटर में जो मास होता है असल में उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वही पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे ये डेविएट कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जो कि उन्होंने बोला था, और इसी के बेस पर उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था, मतलब इस चीज़ की डिस्कवरी को लेकर कि उसको बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको रदरफोर्ड ने बताई। अब मेन जो क्वेश्चन आता है वो ये है, मैं बता दूं आपको, ये मॉडल भी एक जगह फेल हो गया था और आज के डेट में आप इस मॉडल को नहीं मानते जो कि रदरफोर्ड ने इतनी मेहनत के साथ निकाला था, ठीक है। तो कौन सा मॉडल है भाई जिसको मानते हैं वो हम बाद में बताएंगे, पहले इसकी कमियाँ देख लेते हैं। इसकी कमी क्या थी? इसकी पहली कमी ये थी रदरफोर्ड की कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेशन करते रहते हैं न्यूक्लियस का। अब एक चीज़ मैं बताऊं, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में जब रोटेशन करता है तो वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होने का मतलब अपनी वेलोसिटी, या फिर अब आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो अपनी स्पीड को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा रहता है, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो, है ना। अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, और अगर स्पीड को चेंज कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए बीच में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन की एक मैंने ऑर्बिट ले ली, अगर अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली ये लूज़ कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है, इसकी एनर्जी कम हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ऐसे रोटेशन करते ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, है ना। न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और आपका जो एटम जिस तरह आप आज की डेट में उसको देखते हो या फिर जिस तरह बिहेव करता है वो बिहेवियर उसको नहीं रहेगा, वो कुछ अलग ही तरह का मैटर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए थे आपके रदरफोर्ड कि क्या रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन इसके कंटिन्यूसली ऑर्बिट चक्कर लगाता ही रहता है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट अगर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा, और एनर्जी जब लूज़ करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था जहाँ पर वो फेल हो गए थे आपके, ठीक है।
लेकिन हाँ ये एक्सपेरिमेंट अपन को काफ़ी सारी चीज़ें दे दी थी कि जैसे कि अच्छी बहुत सही चीज़ दी थी उन्होंने, न्यूक्लियस, और इसी के बेस पर उनको नोबेल प्राइज़ वो मिल चुका था। ठीक है, तो अभी भी किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है तो बता सकता है इस पूरे टॉपिक में कहीं से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे वो रहेगा आपका नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल है जो कि हम आज के डेट में मानते हैं। ठीक है, वो हम बता देंगे कब। तो ठीक है, तब तक कोई दिक्कत है तो बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।